मेरा एक बेटा था जो कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मुझे समझता था। मैं उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था, लेकिन वो मुझसे नफ़रत करता था। एक दिन एक दोस्त ने कहा कि अकेली लड़की है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, निकाह कर लो। उससे मैंने निकाह कर लिया, लेकिन वो लड़की मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी। मैं उसकी ज़रूरत की हर चीज़ ला कर देता उसको, और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मुझे पता लगा कि मेरी बीवी हामला है। उसको सरप्राइज़ देने के लिए घर जल्दी आ गया। जब घर आके देखा तो मेरी बीवी मेरे बेटे के साथ, और फिर मेरी बीवी का DNA करवाया तो वो उसके पेट में जो बच्चा था वो तो मेरे। मैं फजर की नमाज से फारिग होकर अभी भी घर लौटा था। आज अच्छी खासी खुनकी थी, सर्दियों की आमद थी। मुझसे गलती हो गई, मैं कोई स्वेटर या शॉल लेकर नहीं गया था। अब हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। मैंने जल्दी से घर का गेट अबूर किया और सीधा सर्वेंट क्वार्टर्स की जानिब चला गया था ताकि अपने बावर्ची बशीर को जगा दूं। मुझे चाय की सख्त तलब हो रही थी। अभी मैं उस तरफ गया ही था कि मुझे किसी की बातों की आवाज़ सुनाई थी। मैंने ध्यान दिया तो वो मेरे बेटे आकिब की आवाज़ थी, जो कि शायद किसी से बहस कर रहा था। वो बहस में इस कदर उलझा हुआ था कि उसे आसपास का कोई होश ना था। वो मुसलसल किसी को धमकियाँ दिए जा रहा था, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो देख लेना तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। शायद वो फ़ोन पर यह बात की जा रहा था, तभी तो अगले किसी बंदे की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने क्वार्टर के थोड़ा सा पीछे झांका तो वो मुझे नज़र आ गया। वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था, उसके साथ कोई था, मगर मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी आवाज़ आई थी। मैं आगे जाना चाहता था, मगर मैं वहीं से वापस मुड़ आया था और ज़ोर से बशीर को आवाज़ लगाई ताकि आकिब जान ले कि मैं यहीं हूँ। मेरी आवाज़ सुनते ही खामोशी छा गई थी और मैं लंबे लंबे कदम उठाता अंदर जाने लगा। मेरी भूख प्यास सब ख़त्म हो चुकी थी। अपने बेटे की बातें सुनकर जाने वो किसको धमकियाँ दे रहा था, कैसी सोबत में पड़ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी बीवी समिया की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं बशीर को जगाने आया था। तभी ये बस सुन लिया था, मगर इसके साथ कौन था ये मैं नहीं जानता। मुझे अपने इकलौते बेटे से शदीद मोहब्बत थी। उसकी माँ कई साल पहले मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके बाद कई साल तक अब बस उसी सदमे में रहा था। माहीन मेरी बीवी ही नहीं, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत भी थी। उसे मैंने दिलो जान से चाहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बस हमारा साथ सिर्फ 10 साल का होगा। मैं इस सदमे से निकल नहीं पा रहा था और ऐसे में आकिब को कैसे संभालता। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल का था। मेरी तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी। मेरे घर में कोई भी नहीं था जो आकिब का ख्याल रखता। ऐसे में माहीन की वालिदा से अपने साथ ले गई थी। वो दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और ना ही बताया, बस आकिब का सामान पैक किया और उसे अपने साथ ले गए। मेरा दोस्त जावेद और उसकी बीवी मेरा ख्याल रखते थे। वो दोनों अपना घर बार छोड़कर मेरे घर रहने लगे थे क्योंकि मुझे दौरे पड़ने लगे थे। रात को किसी भी पहर मैं माहीन को याद करके चिल्लाने लग जाता था और फिर अपना होश खो बैठता था। जावेद रोज़ मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया करता था और कभी दोस्तों को बुला लेता ताकि वो मुझे इधर उधर की बातों से बहलाएं। अपने दोस्तों का साथ और जावेद की मोहब्बत और दवाइयों के ज़रिए मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा और मुझे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा था ठीक होने में। लेकिन अब भी माहीन की यादें मेरे दिलो दिमाग में उसी तरह रोशन थीं जैसे वो अभी इसी घर में कहीं हो। माहीन और मैंने लव मैरिज की थी। उसके वालिदैन इस शादी पर रज़ामंद नहीं थे, इसलिए मजबूरन हमने 2 गवाहों के साथ निकाह करना मुनासिब समझा था। मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना थी, अच्छी जॉब थी, अपना घर था, सब कुछ था। मैंने माहीन को सर आंखों पर बिठा कर रखा था। हम बहुत खुश थे और जब आकिब हमारी ज़िंदगी में आया तो हमारी खुशी दुगनी हो गई थी। मैंने माहीन से कहा कि बस अब एक बेटी हो जाए तो हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। मुझे सच में बेटी की शदीद ख्वाहिश थी और जब माहीन दोबारा उम्मीद से हुई तो हम दोनों को ही बस एक बेटी की ख्वाहिश थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी तो इस दुनिया में नहीं आ सकी थी, मगर अपनी माँ को भी साथ ले गई। उसे 6ठा महीना चल रहा था और उस दिन मैं जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। घर में नौकर थे। मैंने उनको ख़ास हिदायत दी थी कि माहीन का ख्याल रखें क्योंकि मेरे वालिदैन हयात ना थे और ना ही मेरा कोई बहन भाई था और माहीन की वालिदा हमसे सख्त नाराज़ थी, इसलिए उन्होंने हमसे कभी कोई राबिता नहीं किया था। उस पर मेरी बदकिस्मती थी कि मैं घर पर नहीं था
और माहीन को अचानक से अजीब सा दर्द उठा। वो मुलाजिम को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो जाने कैसे उसका पैर फिसला, या वो दर्द की वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और पेट के बल जाकर गिरी। न जाने कितनी देर तक वो वहीं तड़पती रही। वो तो मुलाजिमा उसके कमरे में आई तो देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मुलाजिमीन ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया मगर बहुत देर हो चुकी थी, बहुत खून बह चुका था, वो जानवर ना हो सकी। मुझे मेरे दोस्त ने जब तक बताया कि माहीन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने उसी वक्त वापसी की राह ली। जैसे ही मैं पहुंचा तो ये अंधोकनाक खबर मेरी मुंतज़िर थी। बस फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मेरी मोहब्बत इस दुनिया से जा चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था। 1 साल बाद मैं पहली बार आकिब से मिलने उसके ननिहाल गया तो आकिब ने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया, मगर मेरी सास ने उसे मुझसे मिलने तक ना दिया। उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने आकिब को संभाला है, अब मैं उसे परेशान करने क्यों आ गया हूँ। मैंने बहुत कहा मेरा अब उसके सिवा है कौन, प्लीज़ मुझे उससे मिलने दें, मगर उन्होंने मुझे उससे दूर रहने का कहा। तुम जानते नहीं हो बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है, तुम तो अपनी जॉब में बिज़ी हो गए, तब इस बच्चे को कौन देखेगा, कौन इसे खाना खिलाएगा। मुलाजिमीन के आश्रय रहने का नतीजा देखा। तुमने अगर मेरी बेटी को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया होता तो आज वो जिंदा होती। मेरी सास मेरे ज़ख्मों पे नमक पाशी करने लगी। मैं थके हुए कदमों से वहाँ से वापस निकल आया था। बात तो उनकी सच्ची थी, छोटे बच्चे को अकेले संभालना बहुत मुश्किल था। अब मैं था और मेरी तन्हाई थी। उसी तरह वक्त गुजरता गया। मैं हर हफ्ते आकिब से मिलने जाता, मगर अब वो मेरे साथ बहुत कम ही बैठा करता था। आकिब को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया, मगर वो खुद से कभी कुछ नहीं मांगता था। अब वो 17 साल का हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ चलने के लिए राज़ी किया था। मैं हर हफ्ते अब दूसरे शहर उससे मिलने क्यों जाता, जबकि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। मेरी सास की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी और वो अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, और यही वो मौका था जब मैंने आकिब को राज़ी कर लिया। उसे घर लाकर मैं बहुत खुश था। मेरे तो जैसे पैर ज़मीन पर न टिक रहे थे। कितने सालों के बाद मैं अपने बच्चे के साथ रहूँगा, ये सोचकर मैं मुस्कुराए जा रहा था। लेकिन मुझे कुछ ही देर में एहसास हो गया था कि आकिब अब मुझसे बहुत दूर हो चुका है। वो ना तो मुझसे बात करता और ना ही मेरे पास 2 पल बैठता। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे खफा है या हिचकिचा रहा था, मगर ऐसा नहीं था। वो मुझे पसंद ही नहीं करता था। माहीन को इस दुनिया से गए हुए 8 साल हो चुके थे। मेरे दोस्तों ने बहुत ज़ोर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मगर अब इस मोड़ पर आकर मैं सोच में पड़ गया था। कल जावेद की बीवी का फ़ोन आया। उसका कहना था कि एक लड़की का रिश्ता है भाई, बहुत अच्छी और नेक लड़की है, इसका दुनिया में कोई नहीं है, आप उससे निकाह कर लें, आपका भी घर बस जाएगा और उसे भी सहारा मिल जाएगा। भाभी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। अगर मेरे निकाह करने से किसी को सहारा मिल जाता है तो ये तो अच्छी बात है, मगर माहीन की जगह किसी और को देना, इससे आगे कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं काफ़ी देर से गहरी सोच में डूबा हुआ था। मेरे घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। आकिब मेरा इकलौता बेटा था, मुझसे दूर रहता और कोई था ही नहीं जिसे मैं अपना दुख सुख कह सकता। आखिर कब तक मैं यूँ अकेला रहूँगा। अब मुझसे मेरे काम नहीं हो पाते थे, जैसे कि रातों को पानी के लिए उठना जब मुलाजिम पानी रखना भूल जाया करता था, या कभी वो मेरे कपड़े इस्त्री करना भूल जाता था तो मुझे शदीद गुस्सा आता था। ये सारे काम एक बीवी आसानी से कर लेती, जबकि अब तो मैं ख़ुद भी मुलाजिम को हिदायत देना भूल जाया करता था। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने एक दिन आकिब को पास बिठाकर पूछ लिया कि बेटा, मैं निकाह कर रहा हूँ, अब मुझसे ये नहीं होता कि घर को देखूं या जॉब को देखूं। मैं डर रहा था कि शायद वो वावेला करेगा कि आपको शर्म नहीं आती, इस उम्र में शादी कर रहे हैं और ये वो। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने सर झुकाकर कहा कि आपका हक़ है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने तड़प कर उसे गले लगा लिया, मगर वो थोड़ा सा मेरे करीब हुआ और बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। मैं अब काफ़ी मुतमईन था कि अब बीवी भी आ जाएगी और बेटा भी मेरे साथ होगा। मैंने दूसरे दिन ही भाभी को रजामंदी दे दी। लेकिन जब मैं लड़की के घर रिश्ता लेने पहुंचा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़की मुझसे बहुत छोटी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की होगी, जबकि मैं लगभग 50 को पहुंच चुका था।
लेकिन मैंने उसी वक्त जावेद को कान में कहा कि वापस चलो, ये बहुत छोटी है मुझसे। मगर जावेद ने मुझे खामोश रहने को कहा और बात आगे बढ़ाने लगा। वो लड़की जिसका नाम समिया था वो यतीम थी और उसकी माँ को कैंसर था जो कि लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका था। माँ के पास बहुत कम वक्त था, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बच्ची रुल जाएगी। वो यही बातें किए जा रही थी और रोए जा रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया, मगर ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी कि इस कम उम्र लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करूं। खैर उनकी तरफ से हाँ थी और मुझे भी मजबूरन हाँ करनी पड़ी। इस तरह बात तय हो गई। घर आकर मैंने जावेद को खूब बुरा भला कहा कि इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब क्यों की। उसे बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था, वो बहुत खूबसूरत है। मेरी बात ये जावेद ने तल्ख लहजे में कहा कि ये सब किताबी बातें हैं। इस मासूम लड़की को बुढ़ा 2 शादियों वाला शादी करके ले जाता और उस पर मुसालिम के पहाड़ तोड़ता। भाई तुम किस दुनिया में हो? यहाँ गरीब यतीम लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ करता है। वो मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे समझाने लगा और मुझे बहुत कुछ समझ आ चुका था। चंद दिन के बाद ही मेरा समिया के साथ सादगी से निकाह हो गया। मैंने समिया के लिए अलग से थोड़े बहुत जेवरात बनवाए, जबकि माहीन का सारा जेवर मैंने आकिब की दुल्हन के लिए रख दिया था। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि उसकी चीज़ किसी और को दूं। समिया के आते ही जैसे घर में बहुत कुछ बदल गया था। वो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि बहुत ही सुघड़ थी। उसने मेरा हर काम अपने ज़िम्मे ले लिया। मुझे हर चीज़ वक्त पे मिलने लगी। मुझे अब किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता था। समिया मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मुझे खुद पे रश्क आने लगता, क्योंकि मैं तो समझता था कि वो नौजवान है, हसीन है, उससे मुझसे कोई लगाव नहीं होगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्ट हो रहा था। वो तो मुझे इतना प्यार देती थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उसकी मोहब्बतों और ख़िदमत की वजह से मेरे दिल में उसके लिए वही जज्बात उठने लगे थे। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि जब भी आकिब समिया को देखता था वो सहम जाया करती थी। आकिब के सामने वो बिल्कुल बौखला सी जाती थी और आकिब भी उसको जहर भरी निगाहों से देखता था। मैंने कई बार समिया को समझाया कि आकिब से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू से ही ऐसा है। मुझे कई बार बहुत अफसोस होता, मगर सच बात तो ये थी कि मैं आकिब से शदीद मोहब्बत करता था, उससे कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन आजकल मुझे कुछ अजीब व गरीब वाक़यात का सामना करना पड़ रहा था। मैंने कई बार आकिब और समिया को कुछ बात करते देखा, मगर मुझे देखते ही वो वहाँ से उठ जाते, जैसे मैं उनको मना करूँगा। मैंने कई बार समिया से कहा कि तुम आकिब से बातें किया करो, आखिर माँ हो उसकी, इसमें घबराने की क्या बात है। वो तो मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देखती कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ दिन से समिया की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं वक्त निकाल कर उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैंने समिया को अपना बहुत ख्याल रखने का कहा और उसे फल, फ्रूट, सेहतमंद ग़िज़ा खाने की ताकीद की। वो मेरी बातों पे हंसती रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब दूसरे दिन समिया ने फ़ोन पे बताया तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। समिया उम्मीद से थी और ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मुझे अब औलाद की चाह नहीं थी, मगर समिया को तो होगी, ये उसका हक था। बहरहाल मैं काफ़ी खुश था। मैंने उसके लिए ढेरों फल वगैरह ख़रीदे और खुशी खुशी जल्दी से घर आ गया ताकि उसे सरप्राइज़ दे सकूं। मगर सामने का मंज़र देखकर मेरे हाथ से वो फल और तोहफ़े छूट गए थे, जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। आकिब और समिया को एक साथ देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो दोनों मुझे देखकर बौखलाहट का शिकार हो गए थे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा और सुना था वो कैसे भूल जाता। मुझे देखकर आकिब तेज़ी से बाहर निकल गया था, जबकि समिया कमरे में चली गई थी। मैं बस पत्थर का बना वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर के बाद समिया कमरे से निकली और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि आपने जो कुछ देखा वो वैसे नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। जो देखा वो गलतफहमी थी और जो ना सुना वो सब क्या था। मैं अचानक से उस पर चिल्लाया। मेरे चिल्लाने पे वो घबरा गई थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा था, लेकिन समिया को तो मेरी ज़िंदगी में आए हुए चंद माह हुए थे, जबकि मेरा अपना बेटा वो मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा था मैं सोच भी नहीं सकता था। सदमे से मेरी हालत बुरी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उसी वक्त समिया को खींचता हुआ बाहर आया, उसे कार में बिठाया। वो चीख रही थी कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। कुछ ही देर में हम हॉस्पिटल में थे। मैंने उसका DNA टेस्ट करवाया था, क्योंकि मुझे अब उस औरत पे कोई भरोसा नहीं था। समिया खूब चीखी चिल्लाई, मगर मैंने उसे कहा कि अगर उसने ये टेस्ट नहीं करवाया तो मैं उसकी सारी असलियत सबके सामने खोल दूंगा। तब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मेरी धमकी काम कर गई थी। अब समिया ने हथियार डाल लिए थे।
मगर कुछ ही देर में जो कुछ डॉक्टर ने बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। ये एक और धचका था जो मुझे एक ही दिन में लगा था, यानी कि ये भी एक साजिश थी। अब मैं खामोश नहीं रह सकता था। मैंने उसी वक्त जावेद को कॉल की कि अभी भाभी को लेकर मेरे घर पहुंचो। वो हैरत के मारे पूछता रह गया, मगर मैंने उसे कहा कि सब बताता हूँ, जल्दी आओ। शाम तक जावेद आ गया था, भाभी भी साथ में थी। मैंने जावेद को कहा था कि आकिब को भी कहे कि वो हमारे साथ बैठे। आकिब जावेद की बहुत इज्जत करता था और उसकी बात मानकर लाउंज में बैठ गया था। आखिर बताओ तो सही कि ऐसी क्या आफत आ गई है कि तुमने यहाँ अदालत लगा ली है? जावेद सख्त लहजे में बोला। बताता हूँ यार, ज़रा होश संभाल के सुनना, मैंने तल्ख लहजे में कहना शुरू किया। आकिब और समिया के चेहरे सफ़ेद हो रहे थे। मेरी बीवी और मेरा बेटा यहाँ बैठकर मुझे जान से मारने की प्लानिंग बना रहे थे। मैंने जावेद को बताया तो वो चौंक पड़ा। ये तो क्या कह रहा है? हाँ जावेद, आज मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया कि वो माँ बनने वाली है और मैं खुशी खुशी जल्दी चला आया ताकि उसे सरप्राइज़ दे सकूँ। मगर मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया जब ये दोनों सीढ़ियों पे तेल गिराने की बात कर रहे थे कि जैसे ही मैं आऊँ उसी वक्त यहाँ तेल गिरा दिया जाएगा और जब मैं ऊपर अपने कमरे में जाने लगूँ तो वहीं गिर जाऊँ और मेरा काम तमाम हो जाए। और यही नहीं, जब मैं समिया को हॉस्पिटल लेके गया ताकि सच्चाई का पता लग सके तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये सब एक झूठ था, मेरे खिलाफ साजिश रचाई गई थी। जावेद हैरत से सब सुन रहा था। तो किस बात का है कि मेरा बेटा मेरी जान लेना चाहता है? आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसे मुझे जान से मारना पड़ रहा है? ये सब कहते मेरी आंखों से आंसू जारी थे। जावेद ने आकिब से पूछा कि तुम्हारा बाप जो कुछ कह रहा है वो सच है? और आकिब ने सर झुका लिया, जिसका मतलब था कि वो अपना जुर्म कबूल कर रहा था। अचानक जावेद ने उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे लगा कि वो थप्पड़ मेरे दिल पे लगा था। घटिया इंसान, तेरे वालिद ने तेरे लिए क्या नहीं किया और तू उसे मारने चला था? जावेद उस पर चिल्ला रहा था। हाँ, मैं इसे मारना चाहता हूँ। ये मेरा बाप नहीं है बल्कि मेरी माँ का कातिल है। इसी ने मेरी माँ को जहर देकर मारा था ताकि नाना की जायदाद इसके नाम हो जाए। और यही नहीं बल्कि समिया को भी मैंने ही शामिल किया था। उसकी ज़िंदगी में जिस औरत ने आपको समिया का बताया था, इसे मैंने ही रकम दी थी। मैं चाहता था कि इसकी जान इसकी बीवी ले ताकि मेरे दिल में जो आग लगी है वो ठंडी हो। वो चिल्लाता रहा। इल्ज़ामात और इतना बड़ा बहतान सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगे थे। मेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन कैसे बन गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं निढाल सा सोफे पे गिर चुका था। आकिब ये सब तुम्हें किसने कहा? जावेद ने पूछा तो वो दीदा दिलेरी से बताने लगा कि मुझे नानी और मामू ने सारी सच्चाई बता दी थी। मैं बस अपना बदला लेना चाहता था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था जब मेरा दोस्त जावेद उसे सब सच्चाई बताने लगा कि किस तरह उस रात माहीन के साथ हादसा हुआ और इस बात के गवाह यहाँ के मुलाजमीन थे। और रही बात जायदाद की, तो वो शादी के चंद साल बाद ही माहीन भाभी का भाई आकर सब कुछ अपने नाम करवा गया था। और तुम्हारे वालिद और वालिदा को दौलत की ना ज़रूरत थी ना ख्वाहिश थी। तुमसे गलत बयानी की गई है क्योंकि तुम्हारे वालिद ने उनकी बेटी से चोरी छुपे निकाह किया था। इस बात का बदला वो लोग ले रहे हैं तुम्हारे दिल में जहर भरकर। आज तक इससे शादी का सोचा भी नहीं। मैंने कई बार इसे कायल करना चाहा मगर ये ना माना और जब ये थक गया था तन्हाई से तभी राज़ी हुआ। जावेद सब कहता जा रहा था और आकिब हैरत से सुनता जा रहा था। कुछ ही देर में वही मुलाजिम जो शुरू दिन से मेरे यहाँ काम करते थे, जब उसने सारी सच्चाई बयान की तब आकिब की आंखें खुली। अब वो सच शर्मिंदगी से मेरे कदमों में बैठा माफ़ी मांगे जा रहा था। पापा मुझे माफ़ कर दे, मैं इन लोगों की बातों में आ गया था। वो रोई जा रहा था। कितने सालों के बाद उसने मुझे पापा कहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैंने तो कब से उसे सीने से लगाने के लिए तरस रहा था। मैंने उसी वक्त उसे अपने सीने से लगाकर चूम लिया। वो हिचकियों से रोने लगा। इतने सालों की नफ़रत और बदले की आग बुझ चुकी थी। कितनी देर तक हम बाप बेटा एक दूसरे के साथ माफ़ी तलाफ़ी करते रहे। कुछ देर के बाद आकिब ने कहा कि पापा, समिया का कोई कसूर नहीं है। उसे मैंने ब्लैकमेल किया था। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। उसे इल्म नहीं था कि मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन जब वो इस घर में आई तब उसे एहसास हो गया था कि उससे बड़ी भूल हो गई थी। समिया का पहले भी निकाह हो चुका था। उसने घर से भागकर शादी की थी और उसकी एक बच्ची भी है। और ये बात मैं जानता था क्योंकि उसके निकाह में मैं भी शामिल था। मेरी ही दोस्त के साथ उसका निकाह हुआ था मगर वो निकाह ज़्यादा देर ना चल सका था और मैं जानता था कि इसकी माँ ये बात आपसे छुपाएगी, इसीलिए मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो दोबारा बेघर होना नहीं चाहती थी। मैंने उसे कहा था कि आपको बस चोट आएगी और आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे,
मजबूरन वो राज़ी हुई थी, वरना मैं उसका सच आपको बता देता तो आप उसे घर से निकाल देते। ये सब इंकशाफात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर मैंने समिया को माफ़ करने का फ़ैसला किया था। जब मैं आकिब को माफ़ी दे सकता था तो उसे क्यों नहीं। जबकि जावेद नहीं चाहता था कि मैं अब समिया को रखूं। जो लड़की एक दफ़ा धोखा दे सकती है वो बाद में भी दे सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं अब समिया को बेघर नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी बच्ची को भी इस घर में रखना चाहता था। समिया ने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी थी। उसका भी वही कहना था कि वो आकिब से सख्त खौफसदा होकर ये सब करने पर मजबूर थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया था। मैं बहुत खुश था। मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया था। मुझे मेरी सास ने बदला लेने के लिए मुझसे दूर किया था और उसके दिलो दिमाग में जहर भर दिया था। मैंने आकिब को गले लगा कर रब का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।